घर जाके, तो उसमें आपको उसको आईडी बनाना पड़ेगा, उसके अंदर रजिस्टर करवाना पड़ेगा। जब आपको रजिस्टर कर लेगा तो वहाँ से फिर आपको डाटा डाउनलोडिंग की परमिशन मिलेगी, तो आप अपना डाटा डाउनलोड कर सकते हैं। पहले सेंटिनल हब के नाम से इनका एक पोर्टल था, वो अब उन्होंने अक्टूबर 2023 से बंद कर दिया हुआ है। अब उन्होंने एक नया प्लेटफॉर्म बनाया है, उसका लिंक मैंने आपको दे दिया है। सिंपल है, सिंपल अकाउंट रजिस्टर करें, उसमें आप अकाउंट वेरीफाई करें ईमेल के थ्रू, और उसके बाद आपको वो परमिशन देता है कि डाटा डाउनलोड कर लें। जिस तरह लैंडसेट का डाटा आपने डाउनलोड किया था और वो अर्थ एक्सप्लोर की साइट पे जाके आपने तरीका देखा था, ये भी तकरीबन मिलता जुलता तरीका होगा। अगर इंटरनेट हमारा ठीक काम करता है तो मैं आपको तरीका भी सारा बता देता हूँ कि डाटा कैसे डाउनलोड करना है, और करना आपने अपने पाकिस्तान का ही डाटा है, किसी भी एरिए का, ठीक है। तो आपने लैंडसेट पे भी काम करना है और आपने सेंटिनल के डाटे पे भी काम करना है। अभी फ़िलहाल जब तक वो डाटा नहीं आता तो हम लोग जो है अपने वो लैंडसेट वाले डाटे को ओपन कर लेते हैं जो हमारे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है, उस पर थोड़ी सी वर्किंग करते हैं, देखते हैं चीज़ें कैसे सेट करनी है, और तब तक ये जो है वो डाटा डाउनलोडिंग की भी हमारे पास ऑप्शन आती है। इस तरह से ये आपके पास पोर्टल आता है dataspace.copernicus.eu। EU यूरोपियन यूनियन और कोपरनिकस उनकी प्रोडक्ट है और डाटा स्पेस उनकी वेबसाइट से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे आके आपने यहाँ पे आना है, तो यहाँ पे आपने अपना रजिस्टर कर लेना है। मैंने अभी आईडी अपना बना लिया है, सिंपल सा है, ईमेल दें, अपना बायोडाटा दें और वो बना देता है। यहाँ से जब आप आते हैं तो आपको अभी कंसोल ओपन ही नहीं कर रहा, शायद इंटरनेट वीक है। तो यहाँ पे जब आपके पास ये कनेक्टिविटी आ जाएगी ना सारी नेट की, तो उसमें आपका काम ज़्यादा जल्दी हो जाया करेगा। यहाँ से आप अपने डाटे को डाउनलोड करेंगे, वो आपको पोर्टल देगा, पोर्टल से आपने सारी डाटे की जो एक्सप्लोरेशन है यहाँ से करनी है। अच्छा, तब तक हम ये काम कर लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे डाटा सेट था लैंडसेट का, लास्ट टाइम हमने एक्सप्लोर भी किया था, और मैंने आपको ये कहा था कि लैंडसेट 8 लें या लैंडसेट 9 लें। आपने करना ये है कि उसका टेबल आपके पास होना चाहिए बैंड की सेटिंग का। अगर बैंड की सेटिंग आपके पास अवेलेबल है तो आपको कोई भी चीज़ करने का इशू नहीं बनेगा। हमारे पास ये बैंड्स पड़े हुए हैं सारे, ठीक है, लैंडसेट के, और अगर आपको याद हो तो 2, 3, 4, 5, 7 तक भी आप कर लें, बेशक ये आपके शॉर्ट इंफ्रारेड वेव्स हैं, ठीक है ना। तो आपको RGB और उसके बाद इंफ्रारेड और शॉर्ट वेव इंफ्रारेड ये वाले बैंड्स चाहिए आपकी फर्दर इमेज एनालिसिस के लिए। तो आप इनको लोड कर लेंगे, यानी ये प्रोसीजर लैंडसेट पे कर रहे हैं, यही प्रोसीजर आपने सेंटिनल पे करना है, फ़र्क कोई नहीं है, स्टेप्स यही हैं। फ़र्क सिर्फ क्या होगा कि सेंटिनल 2A की जो प्रोडक्ट होगी उसकी बैंड सेटिंग डिफरेंट होगी। वो आपके पास टेबल होगा उसका, उस टेबल को देखते हुए आपने देखना है कि भाई बैंड नंबर 2 मेरा कौन सा है, बैंड 3 कौन सा है, ग्रीन कौन सा है, IR कौन सा है, रेड कौन सा है, उसकी सेटिंग इससे डिफरेंट होगी। एक आधा बैंड ऊपर नीचे हो सकता है, सेम नहीं होती। तो आपने वो टेबल ज़हन में रख लेना है कि अगर मुझे रेड चाहिए तो मुझे कौन सा बैंड देखना है, ग्रीन लेना है तो मैंने कौन सा बैंड देखना है। अगर मैंने NDVI कैलकुलेट करनी है, फार्मूला वही है सबके लिए, सावी कैलकुलेट करनी है, फार्मूला वही है, NDWI करनी है, फार्मूला वही है, सेम, लेकिन बैंड आपने इसमें से सिलेक्ट करना होता है, ठीक है। तो ये अभी हम लैंडसेट पे थोड़ा वर्किंग करते हैं, तब तक आप कोशिश करें कल तक जो है ना इसका अकाउंट वगैरह बना लें, यानी आज जैसे भी फ्री टाइम मिले उस आईडी को यूज़ करते हुए वहाँ से कम आपका ये पिंडी इस्लामाबाद का या अटक का या लाहौर का कोई डाटा डाउनलोड कर लें। डाटा डाउनलोडिंग की प्रोसीजर जो है ना हम देखते हैं, अगर नेट चल रहा है तो मैं आपको अभी बता देता हूँ। कंसोल ओपन ही नहीं करने दे रहा है, क्या मसला इंटरनेट का आ रहा है, बहुत वीक। बहरहाल ये बाद में भी देखेंगे, इसको कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे आपके पास ये आ गया था, हमारे पास 2, 3, 4 बैंड थे, ये आपके RGB थे और उसके बाद आपके इंफ्रारेड वाले बैंड थे, ठीक हो गया। मैंने आपको 2 ऑप्शंस दी थी, या तो आप इनको इकट्ठा ही कंबाइन करके पूरे सीन पे वर्किंग कर लें, एंड जो रिज़ल्ट होगा जो आपको चाहिए वो बाद में क्लिप कर लें। एक ऑप्शन तो ये है। दूसरी ऑप्शन मैंने आपको कहा था कि आप बैंड बाय बैंड जो है वो सीन क्लिप कर लें और उसके बाद एक फ़ोल्डर बना लें क्लिप के नाम से, तो वो चीज़ आप बाद में इकट्ठी यूज़ कर लें। तो मैंने जो है ना आपको बैंड बाय बैंड करके दी थी, बैंड 1, 2, 3, 4 जो थे उनको मैंने क्लिप किया था और इस्लामाबाद के एरिया के ऊपर मैंने कटिंग की थी उसकी। मास्क के ज़रिए भी कर सकते हैं और क्लिप का फंक्शन भी कर सकते हैं। दोनों में से अगर आपकी सेल रेजोल्यूशन 30 मीटर से लेस है, जैसे 10 मीटर है अभी आप करेंगे, तो उसमें आपको मास्क कर लें तो कोई मसला नहीं है।
अगर कोई मॉडिस वगैरह यूज़ कर रहे हैं 1 किलोमीटर है, 500 मीटर्स है, तो वो आपके पिक्सल्स बड़े बड़े नज़र आएंगे, तो उसमें आपकी वो साइड की जो किंगरी होती है ना, वो फिर मसला करती है। उसके लिए फिर आप कोशिश करें क्लिप का फंक्शन यूज़ करें। तो ये फंक्शन आप लोगों को मैंने बता दिए थे, अगर आपने प्रैक्टिस की है वेल एंड गुड, नहीं की तो डाटा मेरे पास पड़ा हुआ है, डाटा ले जाएं और घर जाके प्रैक्टिस करें। इसके बाद मैंने कहा था कि यहाँ पे आपके पास इमेज एनालिसिस की विंडो आती है, जब आप इसको क्लिक करते हैं तब आपके पास ये सारे बैंड्स की लिस्ट आ जाएगी जो आपने यहाँ पे ओपन किए होंगे। अगर मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ 2, कंट्रोल की दबा के 3 और 4, 3 बैंड बन गए, और यहाँ पे ये येलो कलर का इमेज स्टैकिंग है, इसको मैं करता हूँ तो मुझे वो स्टैकिंग करके दे देता है और वो कलर बैंड यानी ट्रू कलर में वो डाटा सेट शो कर देगा। लेकिन इसमें एक मसला आएगा, इमेज चूँकि ब्राइट नहीं है, इमेज की शार्पनेस वीक है, तो कोशिश करें कि 2 वाले बैंड की जगह पर आप 4, 5 और 6 यूज़ करें, तो ब्राइटनेस जो होगी ऑब्जेक्ट की वो ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि जब आपने आगे इमेज क्लासिफिकेशन करनी है, तब अगर आपको लैंड के सरफेस फीचर्स ही समझ ना आए तो आपकी क्लास गलत बन जाएगी। आप उसे कहेंगे कि यहाँ पे ग्रीनरी है या बैरन लैंड है, असल में वो वहाँ पे कोई और चीज़ होगी, तो आप अगर क्लास गलत बनाएंगे तो ओवरऑल उसका रिजल्ट गलत बनेगा। तो आपकी जो टोटल असेसमेंट बनेगी उस एरिया के ऊपर वो सही नहीं बनेगी, और आपकी जो एक्यूरेसी है वो 60-70% पे आ जाएगी। तो कोशिश करें कि आप जब काम करें तो आप ये प्री प्रोसेसिंग के जितने भी स्टेप्स होते हैं उनको अच्छी तरह अंडरस्टैंड करके करें। ठीक है, एक मैं इससे बना लेता हूँ, एक मैं जो है लास्ट वाले से बना लेता हूँ, 5, 6 और 7 से। ठीक है, ये इंफ्रारेड है और 6, 7 शॉर्ट वेव भी इंफ्रारेड है। ठीक है, इसको मैं स्टैक में ले जाता हूँ, कहता हूँ मुझे स्टैक कर दे, तो ये देखिए कितना ब्राइट हो गया इमेज। तो अब आपको जो ये वाला इमेज है ना जो आपने स्टैक किया है, इसकी ज़रूरत नहीं है, कंपोजिट बैंड इसकी ज़रूरत नहीं है। अब आप इसको देखें, वाटर बॉडीज़ जहाँ पे भी माइनर भी हैं वहाँ पे कितनी वो ब्राइट करके ब्लैक कर दिया उसने, बिल्कुल क्लियर हो गया। ठीक है, अब आप एक काम करें कि आपके पास ये जो बैंड आया ना कंपोजिट बैंड नंबर ये 5 वाले के नाम से, इसको आप टेबल ऑफ कंटेंट में जाएं, सारे आप अनचेक कर दें, टर्न ऑफ कर दें, ये सिर्फ टर्न ऑन रखें, तो अब आपके पास ये वाटर बॉडी और लैंड एरिया हर चीज़ क्लियर नज़र आ रही है, कितने फीचर्स, टेरेन, हर चीज़ क्लियर है। अब आप एक काम करें, सिर्फ इसको एक्सपोर्ट कर लें। अगर आपने यहाँ पे एक्सपोर्ट नहीं किया तो आपकी ये इमेज यहीं पे ज़ाया हो जाएगा। जब आप बंद करके चलाएंगे तो गायब होगा, इसमें नज़र नहीं आएगा अनटिल कि आपने फ़ाइल सेव की हो। मैं कहता हूँ कि ये मैं एक्सपोर्ट कर देता हूँ तीनों को, तो इसका जो एक स्टैकिंग है वो मेरी एक्सपोर्ट डाटे में जाके एक नया कंबाइंड फाइल बन जाएगी। ये देखो सेल साइज़ 30 मीटर बता रहा है, और इसके अलावा वो कहता है यहाँ पे मुझे फ़ोल्डर बताएं मैंने कहाँ पे इसको एक्सपोर्ट करना है। तो ये जो फ़ोल्डर था मेरा ऑलरेडी बना हुआ, मैं इसी में इसको एंटर कर देता हूँ। ठीक हो गया, और बल्कि इस यहाँ पे नाम, यहाँ पे सिर्फ फ़ोल्डर सेलेक्ट करें, ऐड करें, यहाँ पे आप नाम रखेंगे अपना। डॉट टिफ लिखने की ज़रूरत नहीं है, आगे वो फॉर्मेट टिफ में दे रहा है। अगर इसको आप ड्रैग डाउन करते हैं तो लिस्ट आ जाती है कि कौन कौन से फॉर्मेट्स में आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। तो 99% केसेस में टिफ इमेज ही डाउनलोड करना पड़ता है, क्योंकि डॉट टिफ में रास्टर का डाटा पूरे का पूरा एज इट इज़ एक्सपोर्ट हो जाता है। अगर आप दूसरे करना चाहते हैं तो फिर देखें एनवी भी है, इसके अलावा ये इमेज इमेजिन इमेज का भी है, यानी ये इरडास इमेजिन की फॉर्मेट में चला जाएगा, ये एनवी के फॉर्मेट में चला जाएगा, और इसी तरह आपके पास ये ग्रिड के फॉर्मेट में चला जाएगा। आपको कुछ भी नहीं करना, आपने टिफ को ही फॉर्मेट रखना है। टिफ वो वाहिद फॉर्मेट है जो कि हर एक सॉफ्टवेयर के अंदर प्रोसेस हो जाता है, प्रोग्रामिंग के अंदर। बाकी जो होंगे एनवी के और इरडास इमेजिन के वो स्पेसिफिक हो जाएंगे, उसके अंदर वो शायद ऑप्शन ही ना दे इमेज को रीड करने की, वो .img के फॉर्मेट पे चला जाएगा। तो बेहतर यही है कि दुनिया में जब भी आपको रास्टर डाटा प्रोसेस करना पड़े और आपको सेव करना पड़े, आपने .tif, जियोटिफ या खाली टिफ उसको जहन में रखना है, बस आपको वही चाहिए, उसी के ऊपर आपने वर्किंग करनी है। वो हर एक सॉफ्टवेयर में बड़े आराम से ओपन हो जाएगा। मैं इस पर कॉम्पोजिट लिख देता हूँ, ठीक है, और मैं कहता हूँ कि इसी फोल्डर में मुझे जो है वो सेव कर दे। अभी मैंने क्लिप नहीं किया है, अभी मैंने एज इस पूरे सीन को एक्सपोर्ट कर दिया है ताकि मेरी ये सेफ्टी हो जाए। कल को आपका सिस्टम ख़राब हो जाए, ये क्या कहते हैं, लैपटॉप बंद हो जाए, तो आपके पास इमेज पड़ा होगा, यही स्टेप से आप आगे शुरू कर सकते हैं, वरना आपको सारा कुछ दोबारा से करना पड़ेगा। अच्छा, एक ऑप्शन तो आपके पास ये है
यहाँ से इमेज एनालिसिस आया, आपने इसको एक्सपोर्ट कर दिया। दूसरी ऑप्शन सर्च बार में जाके कंपोजिट बैंड के नाम से फंक्शन अवेलेबल है, वो भी इसको देख लेते हैं। ये भी कर रहा था, टाइम लेगा। ये हर बैंड को प्रॉपर तरीके से बना के एक्सपोर्ट करेगा, क्योंकि एरिया मेरा बड़ा है, बड़ा एरिया होने की वजह से इसमें टाइम भी इसको ज़्यादा लगेगा। तीनों बैंड्स करने हैं उसने एक एक करके, और पूरे एरिया को कवरेज देनी है। तो कोशिश ये करें कि आपके पास बैकअप फाइलें पड़ी हों, आपके पास फुल स्टैकिंग भी पड़ी हो, आपके पास अपने स्पेसिफिक एरिया की क्लिपिंग की फाइल भी पड़ी हो। कोई भी फाइल करप्ट होती है, ख़राब होती है, तो आप उसको रिप्लेस कर सकें। ये ना हो कि आपको शुरू से सारा काम करना पड़े और एंड पे आप कहें जी अच्छा यहाँ पे कहता है जी एक्सपोर्ट द मैप एज ए लेयर, हाँ जी कर दो जी, तो उसने सारा एक्सपोर्ट कर दिया। अब यहाँ पे मेरे पास ये आ गया होगा, यहाँ पे मैं इसको दोबारा चेक भी कर लेता हूँ। यहाँ पे कंपोजिट के नाम से मेरे पास ये बैंड आ गया, ये आ गया, ठीक है, ये देखें ये पड़ा, तो ये आपके पास ये आ चुका हुआ है कंपोजिट के नाम से। अब बाकी के जो मेरे हैं ना, वो ज़रूरत नहीं है मुझे इसकी। अब ये जो मैंने एक्सपोर्ट किया था, सॉरी इसकी ज़रूरत है, इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको बंद कर दें। तो अब मेरे पास ये जो सेव किया हुआ डाटा है, ये आपके पास ये यहाँ पे आ चुका है। अब एक तो ऑप्शन यहाँ पे थी कि आप इमेज एनालिसिस से बना लें, उसके बाद एक्सपोर्ट कर दें। दूसरी ऑप्शन यहाँ पे जो सर्च बार मेरे पास आती है, ये सर्च बार के अंदर जाके सर्च बार में आपने लिखना है बैंड कंपोजिट, या बैंड भी लिखेंगे तो वो खुद ही आ जाएगा। बैंड लिखेंगे यहाँ पे फंक्शन को और कहेंगे मुझे सर्च करके बता, तो फंक्शंस में से ढूंढता हो जो बैंड के नाम से जितने भी फंक्शंस होंगे वो सारे लिस्ट में दे देगा। ये देखिए पहला उसने उठाया ही बैंड कंपोजिट का है। कंपोजिट बैंड डाटा मैनेजमेंट की टूल बॉक्स में पड़ा हुआ है, इसको मैं खोल लेता हूँ और इसको मैं कहता हूँ कि मुझे ये जो तीनों बैंड्स है ना 5, 6 और 7, इसको मुझे कंपोजिट कर दे। दूसरा मेथड यहाँ पे है, दोनों ही मेथड रिलायबल हैं, दोनों में से जो आपको इजी लगता है आप उससे काम कर सकते हैं। वो ज़रा क्विक हो जाता है, लेकिन उसको एक्सपोर्ट लाजमी करना है, अदरवाइज़ कोई फ़ायदा नहीं है। अब यहाँ पे देखिएगा इनपुट लेयर्स, इनपुट में आपके पास इंडिविजुअल बैंड्स आ जाएंगे 5, एक एक करके तीनों यहाँ पे आपने इसके अंदर लोड कर देने। यहाँ से भी कर सकते हैं, अगर आपने वो ओपन नहीं भी की हुई लेयर्स तो आप डायरेक्ट फोल्डर के अंदर से जाके भी बैंड्स को दे सकते हैं। ठीक है, ये 5 नंबर आ गया, इसके बाद आपके पास यहाँ पे 6 नंबर आ गया, उसके बाद आपके पास यहाँ पे 7 नंबर आ गया। अब ये तीनों बैंड आ गए। मैंने चूंकि इसके अंदर कॉल किए हुए हैं बैंड्स, तो मैंने यहाँ से कर लिए। अगर आपने फ़र्ज़ करें कॉल नहीं भी किए तो यहाँ से ओपन फोल्डर खोल के भी डायरेक्ट फोल्डर में जाके लोड कर सकते हैं, कोई मसला नहीं, हो जाएगा। इसके बाद वो कहता है कि आपने इसको कहाँ रखना है। अब मैं कहता हूँ कि यार जिधर मैंने उसको यहाँ पे रखा है ना, तो मैं नाम लिखने की ज़हमत नहीं करूँगा, मैं कंपोजिट 2 कर दूँगा। ठीक है, ये ताकि मुझे जो है ना इसकी एक और कॉपी बन जाए। सेव कर देता हूँ, एक्सटेंशन देने की ज़रूरत नहीं, वो ऑटोमेटिक रास्टर ही बनेगा। उसके बाद मैं कहता हूँ ओके कर दे। ठीक है, इस पे नाम का मसला आ रहा है। कंपोजिट 2.tif करके देखते हैं, एक्सटेंशन की बात का गड़बड़ कर जाती है। ठीक है, एक्सटेंशन उसने मांगी तो मैंने दे दी, तो उसने कर दिया। .tif की एक्सटेंशन है। टिफ में आपने डबल एफ नहीं लिखना, सिंगल एफ है। कंपोजिट 2 अंडरस्कोर भी मैंने ख़त्म कर दिया। अगर इस तरह का एरर आए तो ज़्यादातर आपका नाम का एरर होता है कि आपने नाम सही टाइप नहीं किया, फंक्शन ने पकड़ा नहीं है। या अंडरस्कोर ख़त्म कर दें, स्पेस ख़त्म कर दें, डैश डाला हुआ है तो वो ख़त्म कर दें। अगर आपने टिफ लिखा है डबल एफ से नहीं वो मांगेगा, सिंगल एफ से मांगेगा, तो ये थोड़ी सी चीज़ें सीधे ज़हन में रखनी है। सिंगल एफ से लिखना है और आपने स्पेस और अंडरस्कोर, वो कहता है मुझे नहीं चाहिए, और एक्सटेंशन भी वो मांग रहा है, एक्सटेंशन भी मुझे दो, तो एक्सटेंशन .tif आप दें तो वो आपको एक्सपोर्ट कर देगा .tif में। अब वही फंक्शन जो उसने इमेज एनालिसिस में किया था, वही फंक्शन वो यहाँ पे कंपोजिट बैंड में करके दे रहा है। सेम रिजल्ट आएगा, कोई फ़र्क नहीं होगा। ये तो जस्ट आपको मैं बता रहा हूँ कि आपने इमेज कंपोजिट कैसे बनाना है। अभी हमने किया कुछ भी नहीं है। किए का मतलब है असल इमेज एनालिसिस हमने नहीं की है, अभी हम इमेज को तैयार कर रहे हैं काम के लिए। अच्छा, अब इसको मैं मिनिमाइज़ कर देता हूँ कि चलो यार इसको साइड पे कर दो, इसका काम ख़त्म हो गया है।
अब ये देखें, जो मैंने बैंड 2 बनाया था, अभी जो बनाया है इसको ऐसे कर, अब ये और ये सेम है, ठीक है, ये सेम है, मैं चेक कर रहा हूँ, लेकिन ये कोई मसले वाली बात नहीं है, ये दोनों सेम है। ये देखो रिजल्ट सेम है क्योंकि कंपोजिट बैंड एक जैसा है। अब देखिए यहाँ पे जो आपके पास फीचर्स नज़र आ रहे हैं, अगर आप इसकी बैंड सेटिंग को यहाँ पे भी चेंज करते जाएंगे तो वो कलर वगैरह डिज़ाइन वगैरह चेंज हो जाएगा। यहाँ पे मैं कहता हूँ कि बैंड 1 मैंने 2 रखना है, तो आप उसको 2 करेंगे तो वो उसका थोड़ा सा ना शार्पनेस में चेंज आ जाएगा। यहाँ पे 2 की जगह पे मैं 1 कर देता हूँ तो वो कलर और शार्पनेस को चेंज करेगा। आपने थोड़ा इमेज को थोड़ा सा छेड़ के भी देखना है, कहाँ पे मुझे ग्रीनरी ज़्यादा ब्राइट नज़र आ रही है। देखो ना ग्रीनरी है, ये सारी जो वेजिटेशन कवर है ना यहाँ पे नज़र आ रहा है। जहाँ पे आपको ब्लू कलर या तीसरा कलर को नज़र आएगा, आपने उसकी कंपोजिट को थोड़ा बहुत चेंज करके देखना है, मुझे फीचर्स कहाँ पे ज़्यादा हाईलाइटेड नज़र आ रहे हैं। अगर मैं कहता हूँ कि यार अच्छा नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ये चाहिए, तो ये देखो कलर चेंज हो रहे हैं और ब्राइटनेस भी चेंज हो रही है। यहाँ पे आके आपके पास ये ऑप्शन होती है कि जब आप कंपोजिट बना लेते हैं, अब जब मैं बनाऊँगा ना ये सारी चीज़ें, देखो ये रिवर चैनल है यहाँ पे, और रिवर चैनल इसमें कितना शार्प होकर नज़र आ रहा है कि ये उसका पाथ बन रहा है, ये पूरा ट्रैक है। अगर आप ट्रू कलर में इसको देखेंगे तो शायद उसमें नज़र ही कुछ नहीं आएगा। ट्रू कलर में अगर आप खोलते हैं ना इसको, ये हमने बनाया था नीचे ये वाला, अब देखिएगा फ़र्क, वो उस एरिया के अंदर ब्राइटनेस उसने बिल्कुल मध्यम कर दी है और वो रिवर का चैनल दूसरे एरियाज़ में मिक्स होता हुआ नज़र आ रहा है। तो इमेज के ऑब्जेक्ट्स की जो ब्राइटनेस होती है वो हमेशा इंफ्रारेड में, नियर इंफ्रारेड में, शॉर्ट वेव इंफ्रारेड में हाईएस्ट नज़र आएगी। और अगर आप जोड़ना चाहते हैं तो रेड बैंड भी जोड़ सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो एक्सपर्ट हैं वो यही कहते हैं कि आप शॉर्ट वेव इंफ्रारेड और इंफ्रारेड के ऊपर आके इमेज की बैंड कंपोजिट बनाएं। इसके बाद जो रिज़ल्ट आएगा वो आपको बाकी चीज़ों से अलग कर देगा। हमने करना असल में क्या है, हमने जब इमेज क्लासिफिकेशन करनी है ना, तो जैसे ये अब आपको वाटर नज़र आ रहा है, ठीक है, ये यहाँ पे ये देखो, ये कोई लेक है ना हमारे पास। अब ये जो लेक आ रही है, ये जो लेक आ रही है, इसको हम एक कलर असाइन करेंगे। अब इसकी कोई ना कोई आइडेंटिटी होगी, ये आइडेंटिटी चेक करने के लिए आप इस आइडेंटिटी फंक्शन को यहाँ पे लेके आएँ और इसकी अंदर से आपने क्या देखना है, सेल वैल्यू क्या इसके अंदर एंटर की हुई है। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो इसकी जो फर्दर डिटेल है वो खोल के बता देगा कि ये इसके अंदर वैल्यूज़ एंटर की हुई है। ठीक हो गया, ये RGB कंपोजिट के अंदर। इसी तरह अगर आप इसको लेके आएंगे आइडेंटिटी के लिए कि अच्छा मुझे ये पर्पल वाला बता दो, तो पर्पल वाले में आएगा तो इसकी आइडेंटिटी और सेल वैल्यू डिफरेंट होगी। चूँकि ये RGB कंपोजिट है तो सबकी वैल्यूज़ की रेंज जो डिफरेंट बता रहा होगा। असल में यहाँ पे ये DN वैल्यू 0 से लेकर 255 तक नहीं है, ये कलर इमेज है। तो कलर बैंड कंपोजिट के अंदर ये फिर हज़ारों में चली जाती है वैल्यू। तो DN वैल्यू आपकी 0 से लेकर अगर 255 तक है तब आपकी होगी वो सिंपल वाली ग्रे वाली। लेकिन अगर आपके बैंड्स की सेटिंग इस तरह से की हुई है कि वेवलेंथ्स में डिवाइड किया हुआ है, तो फिर वो जो ट्रू कलर वाली कहानी है वो फिर 0 से 255 से आगे चली जाएगी। तो जो डाटा इसके अंदर स्टोर किया हुआ होगा उसी रेंज में आपकी जो पिक्सल की सेल वैल्यू है उतनी ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाएगी। अब यहाँ पे देखिए सिंगल बैंड्स में देखें 2227 से शुरू होता है और 17,000 तक जाता है। ये DN वैल्यूज़ की रेंज है कि इस सेल वैल्यू के अंदर आपके पास मिनिमम वैल्यू ये है, मैक्सिमम वैल्यू ये है। अच्छा, अब ये तो होगी लैंड की रिसोर्सेज की। अगर आपके पास ये टेम्परेचर होता या प्रेसिपिटेशन होती तो यहाँ पे टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन की वैल्यू होती। अगर आप आगे जाके सिंगल बैंड करेंगे ना, तो सिंगल बैंड अगर आप टेम्परेचर का बैंड देखेंगे ना सिंगल, तो वो ये वैल्यू नहीं लिखी होगी, वो टेम्परेचर लिखा होगा कि यहाँ पे ये टेम्परेचर -5 से लेकर 50 तक शो करता है। अगर रेनफॉल का डाटा होगा, जो कि आगे जाके हम करेंगे भी, रेनफॉल का डाटा होगा अगर मिलीमीटर्स में है या इंचज़ में है तो वो बताएगा कि भाई 250 मिलीमीटर से लेकर 1500 मिलीमीटर तक का डाटा इसके अंदर है। तो वेदर सैटेलाइट्स के जो भी डाटा सेट्स होते हैं वो सिंगल बैंड पे आते हैं ज़्यादातर। तो आप उसको जब देखते हैं वो वैल्यू आपकी उसी पैरामीटर की दिखा रहा होता है जो आपने वेरिएबल लिया है। टेम्परेचर लिया तो टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन है तो प्रेसिपिटेशन, एयर प्रेशर है तो एयर प्रेशर, ह्यूमिडिटी है तो ह्यूमिडिटी, विंड है तो विंड की डायरेक्शन या जो भी उसके अंदर डाटा है, स्पीड वगैरह का डाटा है, वो डाटा आपको उसका की के अंदर नज़र आ रहा होगा। इसका डाटा लैंड रिसोर्सेज की DN वैल्यूज़ की रेंज के हिसाब से है, किस तरह के रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, उनको उन्होंने क्या DN वैल्यू दी है। तो ये टोटली डिफरेंट चीज़ें होती हैं, मल्टी बैंड डाटा और सिंगल बैंड डाटा। सिंगल बैंड डाटा आपको एक ही बैंड के अंदर सारा कुछ डालेगा,
मल्टी बैंड के अंदर उसने डिफरेंट पार्ट्स बना के डाटे को मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड किया हुआ होता है। ठीक हो गया। अब देखें एरिया वही है, सेम एरिया ना हमारे पास, कोई एरिया चेंज नहीं हुआ, वही बाउंड्री है सारे बैंड्स की। अब उस बाउंड्री को जहन में रखें और ये बाकी बैंड्स देखें। बैंड 3 की वैल्यू रेंज 7342 से शुरू होती है और 19000 तक जाती है, जबकि बैंड 4 में ये 7257 से शुरू होती है और 21000 तक जाती है। ये क्या वजह है? जो ऑब्जेक्ट बैंड 3 में कैलकुलेट हुए हैं वो ऑब्जेक्ट बैंड 4 में कैलकुलेट नहीं हुए। हर एक वेवलेंथ में अलहदा सर्टन बैंड ऑफ इंफॉर्मेशन आएगी, इस वजह से इसमें वैल्यू रेंज किसी भी की मैच नहीं करेगी। हर एक बैंड की जो डीएन वैल्यूज़ हैं वो डिफरेंट होगी, कोई भी सेम नहीं होगी, क्योंकि उसने डिफरेंट वेवलेंथ्स पे डाटा कैलकुलेट किया हुआ ना। ये देखें हाईएस्ट ही देख लें, 17209, 19781, 21000, 27000, 28000 और नीचे आए 26000। तो कोई भी बैंड आपको मिलता हुआ नज़र नहीं आएगा। अगर मिल गया तो फिर उसमें डिफरेंस क्या हो गया, वो तो सिंगल वेवलेंथ पे आ गया। तो ये सबसे बड़ा सबूत होता है कि आपके पास ये जो बैंड्स हैं ये आपके मल्टीपल वेवलेंथ्स पे डाटे को रिकॉर्ड करके रखा हुआ है। इसकी फर्दर जो आपने स्टोरी देखनी है वो मैंने लिंक दिया था लैंडसैट का, उस लिंक में जाएंगे तो वहाँ पे आपको पूरा टेबल मिल जाएगा कौन से वेवलेंथ को किस बैंड के साथ जोड़ा हुआ है और उसका उन्होंने नाम भी लिखा हुआ है। वो आपको याद करना है, प्रैक्टिकल के लिए भी, फ्यूचर के लिए भी, और एग्जामिनर भी पूछ सकता है कि भाई आपके लैंडसैट 8 में कितने बैंड्स होते हैं, RGB का कौन कौन सा नंबर है बैंड का, ठीक है, इंफ्रारेड जो है ना वो कौन सा बैंड होता है लैंडसैट 8 में या लैंडसैट 9 में, दोनों की सेटिंग एक जैसी ही है। तो इसके लिए मेरा ख्याल है मैंने आपको, ये तो खैर खुलेगा ही नहीं, मुझे लगता है नेट का मसला आ रहा है। यहाँ पे अगर आप आए ना अपने ग्रुप में, तो यहाँ पे मैंने ऊपर आपको एक लिंक भेजा था, थोड़ा सा ऊपर अगर आते हैं तो मैंने आपको ये लैंडसैट 8 बैंड की सेटिंग, इसको अगर मैं खोलना चाहूँ तो जो अभी जो लैंडसैट 8 मैंने ओपन किया हुआ है इसका पूरा चार्ट नीचे बना हुआ होगा। ये खैर प्राइवेट सी साइट है लेकिन इसमें यह है कि डाटा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल थी। ये देखिए ये लैंडसैट 8 OLINTIR, ये 2 सेंसर लगे हुए हैं इसके अंदर, OLI और TIRS, ये सेंसर्स के नाम भी लिखे हुए हैं। लैंडसैट जो है आपका प्लेटफॉर्म है 8, इसके अंदर ये 2 सेंसर हैं, ठीक है, ये 2 सेंसर्स के नाम भी आपको पता होने चाहिए। और ये देखें बैंड 1 एरोसोल्स के लिए है, रेजोल्यूशन लिखी हुई है, वेवलेंथ की रेंज लिखी हुई है, ठीक है। इसी तरह बैंड 2 जो है ब्लू है, फिर ग्रीन है, रेड है, नियर इंफ्रारेड है, शॉर्ट वेव इंफ्रारेड है, ये भी शॉर्ट वेव इंफ्रारेड है। पैंक्रोमेटिक बैंड इन्होंने मिसिंग किया हुआ, ये हमें नहीं देते 15 मीटर वाला। बैंड नंबर 9 वो क्लाउड्स के लिए है, और 10 और 11 भी हमें ज़रूरत नहीं है, ये 100 मीटर का, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप चाहें तो ये लेके तो बाकी 30 मीटर के ऊपर पैन शार्पनिंग भी कर सकते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, अब इसमें जो असल चीज़ बताने वाली थी वो ये थी कि हमारे पास चूंकि पैंक्रोमेटिक बैंड लैंडसैट के डाटे में अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पे हम अपनी पैन शार्पनिंग या इमेज इन्हांसमेंट नहीं कर सकते विद द हेल्प ऑफ पैंक्रोमेटिक बैंड। सेंटिनल करवाने का मकसद क्या था, उसके अंदर 10 मीटर का जो बैंड है उसकी बेस पर आप 30 मीटर, 60 मीटर, 100 मीटर के बैंड की पैन शार्पनिंग कर सकते हैं। तो वो डाउनलोड करवाने का मकसद भी ये है कि आपको पैन शार्पनिंग करने का भी समझ आ जाए। एक तो ये आपने सीखना है, दूसरा आपने सीखना है कि 2 डिफरेंट डाटा सेट्स हों बड़ा, उसकी मोज़ैकिंग कैसे करें। क्या इमेज मोज़ैकिंग, आपने 2 बड़े एरियाज़ को जोड़ना, बेशक वो सेंटिनल का डाटा हो या आपका लैंडसैट का हो, वो मोज़ैकिंग में आ जाता है। ये जो लेयर्स आपने जोड़ी हैं ये लेयर स्टैकिंग में आ जाती है। तीसरी कैटेगरी आपकी है पैन शार्पनिंग की, कि आपने इमेज को इम्प्रूव कैसे करना है। अगर आपको मजबूरन, ये देखें ना, अगर मैं कहता हूँ कि यार मेरे पास ये 30 मीटर का है, ठीक है, और ये आपके पास ये बैंड नंबर 7 60 मीटर का है, तो आपको ज़रूरी होगा कि आपने 60 मीटर को भी 30 मीटर में कन्वर्ट करना है, 7 नंबर बैंड को। उसके लिए बाकायदा पैन शार्पनिंग की जाती है, वो आपका इसी सॉफ्टवेयर के अंदर हो जाता है। चंद एक स्टेप्स होते हैं, वो करें तो आपका बैंड इम्प्रूव हो जाता है। जब आप उसको फाइनल रिजल्ट देखते हैं तब वो क्या करता है, आपके उस सेल साइज़ को भी वो 30 मीटर में कन्वर्ट कर देगा। आप चाहें तो इसके थ्रू भी कर सकते हैं। ये इन्होंने अगर नहीं दिया तो कोई मसला नहीं है। आप अगर हमारे पास इन्होंने ग्रुप में ये दे दिया है 60 मीटर वाला बैंड नंबर 7, तो 60 और ये वाला 7 और 6 को भी कर सकते हैं। तो जो 60 मीटर वाला होगा वो 30 मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा।
इसी तरह जो हाई रेजोल्यूशन की इमेजरी होती है 5 मीटर वाली, 0.5 मीटर वाली, क्विक बर्ड का अगर डाटा मिले तो 0.2 0.5 मीटर वाली इमेजरी, ठीक है ना, तो उसमें भी इसी तरह था, मल्टीपल बैंड्स थे, उसमें एक वो देते हैं आपको पैंक्रोमेटिक, उसकी बेस पर फर्दर बैंड्स को इम्प्रूव किया जाता है। तो पैंक्रोमेटिक होता है ब्लैक एंड वाइट, जिसके अंदर ओवरऑल सारा डाटा एवरेज करके डाला जाता है। सारे डाटे की जो वेवलेंथ की एवरेज होती है वो किस में होती है, ब्लैक एंड वाइट वाले इमेज में। बाकी वेवलेंथ अलग अलग होती हैं। फिर उसका फ़ायदा क्या है, ये जो पैंक्रोमेटिक का बैंड होता है, ये बैंड आपके दूसरे डाटा सेट्स के ऑब्जेक्ट्स को एवरेज डीएन वैल्यू असाइन कर देगा अपनी, जिसके पास होगी। वो जब असाइन करेगा तो ऑटोमेटिकली चीज़ वही होगी, सारा कुछ वही होगा, सिर्फ वेवलेंथ में फ़र्क आएगा, रेजोल्यूशन इंप्रूव हो जाएगी, अपनी सेल वैल्यूज़ को वो शेयर कर देगा उसकी सेल वैल्यू के साथ, वेवलेंथ वही रहेगी। जो बैंड 7 की वेवलेंथ है वो बैंड 7 की ही वेवलेंथ रहेगी, सिर्फ रेजोल्यूशन इंप्रूव होगी। अगर ये पैंक्रोमेटिक बैंड की ऑप्शन ना हो या पैन शार्पनिंग की ऑप्शन ना हो तो आपको मजबूरन ये 60 मीटर वाला यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि बाज़ एप्लीकेशन में तो बैंड 7 भी यूज़ होता होगा। इसी तरह ये जो 100 मीटर वाला बैंड नंबर 10 लॉन्ग वेव इंफ्रारेड है, ये बाज़ एप्लीकेशन में तो ये भी यूज़ होती होगी। तो ये हमारे काम की नहीं है, क्योंकि हमें नज़र कुछ नहीं आएगा 100 मीटर में। जितना हाई हम इसको बना लेंगे उतना ज़्यादा इसमें डाटा इंप्रूव होगा, ठीक है। तो अगली जो स्किल्स आपकी दो हैं, एक मोज़ैकिंग है, एक आपकी पैन शार्पनिंग है। बेशक वो सेंटिनल के डाटे पे करो, बेशक आप इस वाले डाटे पे करो, ठीक है। तो ये आप लिस्ट में शामिल करके रखें। ये कोई नहीं आना, ये इंटरनेट का मसला है। जब इंटरनेट अच्छा होगा तो घर जाके आप खुद भी इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आइए, यहाँ पे जो क्लिपिंग का और बाकी चीज़ों का था वो तो आपने सीख लिया हुआ है, ये भी मैंने आपको बता दिया, इमेज की कंपोजिशन भी आपको मैंने बता दी। अब जो अगली कहानी है ना, एक और लिस्ट बनाओ, वो लिस्ट है आपके इंडिसेस की, जो असल चीज़ करने वाली है, जिसके ऊपर आपने कॉपी तैयार करनी है। अब जो इंडिसेस है ना, NDVI, ठीक है ना, NDWI, ये दो, और सावी तीसरी, NDWI, NDVI और SAVI और NDBI। एक है नॉर्मलाइज डिफरेंस वेजिटेशन इंडेक्स, वो वेजिटेशन को हाईलाइट करता है। दूसरा है नॉर्मलाइज्ड डिफरेंस वाटर इंडेक्स, वो वाटर को हाईलाइट करता है। तीसरा NDBI जो बताया वो नॉर्मलाइज्ड डिफरेंस बिल्डअप एरिया इंडेक्स, वो जितनी भी सेटलमेंट्स होंगी उसको हाईलाइट करेगा, यानी कंस्ट्रक्शन मटेरियल जो होगा बिल्डअप एरिया उसको करेगा। एक मैंने बताया सावी, सोयल एडजस्टेड वेजिटेशन इंडेक्स, ये सोयल को करेगा। जहाँ पे सोयल बैरन लैंड है वहाँ वो बताएगा, सोयल कम है, पथरीला इलाका है, वो उसके बारे में बताएगा, ठीक है। ये सावी होगी। इसके अलावा एक और आप करेंगे NDSI, नॉर्मलाइज्ड डिफरेंस स्नो इंडेक्स, ग्लेशियर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, स्नो को आइडेंटिफाई करने के लिए। ये इन्होंने बहुत सारी इंडिसेस बनाई हुई है, बहुत सारी हैं। वो क्या करती हैं, शॉर्ट सा फार्मूला होता है, इमेज के ऊपर फार्मूला लग जाता है कैलकुलेटर की तरह, वो फार्मूला जब अप्लाई होता है तब आपको क्विक रिजल्ट सामने आ जाता है फ़ौरन। तो आपको ज़्यादा लंबे चौड़े एनालिसिस नहीं करने पड़ते, छोटा सा फार्मूला जमा माइनस तकसीम किया, बैंड को ज़रब दी, जमा किया माइनस किया, उस फार्मूले के अंदर उसको डाल दिया, अप्लाई किया, तो जिस तरह कैलकुलेटर में रिजल्ट आता है ना फार्मूले का, उसी तरह इमेज के अंदर रिजल्ट आएगा फार्मूले का। और ये जितनी भी मैंने इंडिसेस बताई हैं, इसकी वेरिफिकेशन कैसे होगी कि हमारा रिजल्ट सही है या गलत है, वो रिजल्ट -1 से लेकर 1 के बीच में आएगा। सदर साहब और कुछ भी नहीं, बच्चे गल इस तरह के चूंकि उसने गल करके दी है ना, कराने नहीं सफेदी तू सारा ने ते शहरियार यार जड़ियाँ चीज़ां तुम पता ना कि बाहर निकल सकती, ठीक, उन्हें वजू कर सके इसमें लुआद से एक कुर्सी है ना, एक कुर्सी है या ये है ना, तो बाकी छत नहीं होना वे जड़ा है वो जड़ियाँ नाजुक चीज़ां उन्हें बाहर रखवा दे, वड्डे टेबल सेंटर च कर दें, ठीक हो गया ना, वड्डे टेबल सेंटर से कर दें। है ही जड़े मैप्स जड़ियाँ चीज़ां लै सकदियां ना आराम नाल,
उन्होंने एहतियात में लाग जिले सदर सब कर सन ना ताकि बच्चे कराग ना वक्त पता नहीं कदों हम ना ये वीडियो किसने बननी कौन बनाना ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं, कौन ये मैंने इनको कहा हुआ करें घर जाकर प्रैक्टिस करें इसको। ओह गुड माँ भी दे सकती यूट्यूब पे चैनल बनाया, चढ़ाई उसके ऊपर। किसने बनाया वाह, ओ निके आ रही है नाम के भी चैनल का अच्छा ठीक होगा। एक तो उसने जो तैयार करनी है लड़कियां ने शॉर्ट्स ना ये इस तरफ है, इसकी स्क्रीन की तरफ ले। ओके ठीक फिर तो ठीक साड़ी तो नहीं बढ़ाई मेरी जगह पर सोना बनना हुआ यार चलो बात ठीक और मेरी गाल सुन नौशरवान तू ही बड़ा मैं कुछ सोने जीते आवेला फर्स्ट चैप्टर अच्छा हाँ, वो लिख दी आपको मैंने। उसकी जो वेरिफिकेशन है वो -1 से 1 के बीच में रिजल्ट आना लाजमी है। अगर नहीं आता तो आपका रिजल्ट गलत है, यानी आपने जो एनालिसिस किया है, जो फार्मूला लगाया वो सही नहीं लगाया। -1 से 1 के बीच में, यानी 0.99 हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 1.1 नहीं हो सकता, उससे आगे नहीं जाएगा। -1 से पीछे पीछे रहेगा, -0 कुछ हो सकता है, -1 हो सकता है, -1.1 नहीं हो सकता। 1 और -1 के बीच में फ्लोट करेगी उसके रिजल्ट की वैल्यू। तो इंडिसेस जितनी भी आपको मैंने लिखवाई है, इसके अलावा और भी हैं, उसका रिजल्ट हमेशा आपका -1 से 1 के बीच में होता है, क्योंकि वो डाटे को कर देता है नॉर्मलाइज। जमा माइनस करने के बाद जब नॉर्मलाइज करता है तब आपका रिजल्ट उस रेंज से बाहर नहीं जाता। एक तो ये आपने ज़हन में रखना है। दूसरा, इंटरनेट के ऊपर आपने अगला टास्क क्या करना है, जो मैंने आपको 5 या 6 इंडिसेस बताई हैं, इनके फार्मूले सेपरेट निकाल के रखो। जैसे अभी मैं आपको एक निकाल भी देता हूँ, शायद यहाँ पे एक लिस्ट मेरे पास आई थी पहले एक। अगर आप गूगल में जाते हैं, यहाँ पे लिखते हैं इस तरह से NDVI लैंडसैट, ये आया हो NDVI फार्म फॉर लैंडसैट। जिस सेंसर को आपने करना है ना, लैंडसैट करना है, सेंटिनल करना है, तो आप लिखें NDVI फार्मूला फॉर लैंडसैट, तो ये आ गया, ये है फार्मूला, बस इतना ही है ये कि NDVI में ये खैर ये नहीं है, ये लैंडसैट 4 और 7 का, ये है लैंडसैट 9, ये है नीचे वाला, ये है। यानी आपने करना क्या है, आपके पास बैंड 5 होना चाहिए और बैंड 4 होना चाहिए, ये 2 बैंड होने चाहिए। इसके अंदर जो तरीका मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना है। हमारे पास अवेलेबल है तो हम NDVI कैलकुलेट भी कर लेते हैं अभी बैठ के। NDVI कैलकुलेट करने के लिए 2 बैंड चाहिए। रास्टर कैलकुलेटर हम जाएंगे, उसके अंदर हम ये फार्मूला लिखेंगे। ये फार्मूला बैंड 5 माइनस बैंड 4, ब्रैकेट भी डालेंगे, डिवाइड होगा बैंड 5 प्लस बैंड 4, तो आप उसको ओके कर देंगे, उसके बाद वो कैलकुलेशन कर देगा, छोटा सा फार्मूला। लेकिन ये बैंड 5 और बैंड 4 जो होगा आपके लैंडसैट 9 और 8 के लिए तो है, लेकिन जब आप सेंटिनल में आएंगे तो ये बैंड 5-4 नहीं होगा, वो बैंड नंबर चेंज हो सकता है, क्योंकि असल जो रेडियंस होती है उसको देखना है। बैंड 5 हमारे पास क्या है, इंफ्रारेड, 4 क्या है, रेड, अभी देखा है ना यार, इसीलिए कहता हूँ ये बैंड ज़बानी याद करने हैं। ये क्या है, ये 2 बैंड है, ये वाले रेड और इंफ्रारेड, नियर इंफ्रारेड, ये दोनों बैंड्स का आपस में कम्बिनेशन इस तरह से बनेगा कि रेशो निकलेगी, और वो रेशो आपको बताएगी कि इस एरिया के अंदर वेजिटेशन इंडेक्स कितनी ज़्यादा और कितनी कम है, क्योंकि NDVI है ना, नॉर्मल वेजिटेशन इंडेक्स है। तो इस तरह बेतहाशा इंडेक्सेस बना सकते हैं आप बहुत सारी चीज़ों को लेके। फार्मूले नेट पे अवेलेबल होते हैं, आपने सिर्फ उन बैंड्स को आपस में ज़रा तकसीम करना है। अब करना कैसे है वो देखो। हमारे पास इधर हमने ऑलरेडी 5 और 4 निकाला हुआ है। अब कंपोजिट नहीं करना, ये कंपोजिट मैंने आपको वैसे बताया कि इमेज इन्हांसमेंट के लिए और क्लासिफिकेशन के लिए है, इसके लिए अलग-अलग बैंड यूज़ होगा। ये देखें, ये आ गया आपके पास, ठीक है, इसको भी मैं बंद कर देता हूँ, ये भी मेरा बंद हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा हमारे पास ये 2 बैंड हैं, बैंड 4 और बैंड 5, ये 2 हमारे पास बैंड है, इन्हीं को आपस में कैलकुलेट करेंगे और हमारे पास NDVI आ जाएगी। करना कैसे है, आप इधर आएंगे, अब सर्च बार फिर मेरी गायब हो गई, हाँ ये चलेगी इधर, ये यहाँ पे सिर्फ मैं लिखूंगा रास्टर कैलकुलेटर, या कैलकुलेटर खाली लिखें,
सिंपल रास्टर कैलकुलेटर लिखेंगे, कैलकुलेटर लिखें तो रास्टर कैलकुलेटर आपको फंक्शन दे देता है। ये पढ़ा हो, ये रास्टर कैलकुलेटर स्पेशल एनालिस्ट की टूल बार के अंदर, ठीक है। इसको खोल लें, ये उसी तरह कैलकुलेटर बना हुआ है जैसे आपका साइंटिफिक कैलकुलेटर होता है। ये देखें, ये कैलकुलेटर आ गया। अब रास्टर का मतलब ये है कि ये इमेज एनालिसिस के लिए यूज़ होता है। जब आप प्रोग्रामिंग करेंगे इन फ्यूचर अगर जाके, तब आपको ये चीज़ नहीं करनी पड़ेगी, फिर वो कोडिंग में सारा कुछ होगा। कोडिंग में ही आप आपस में ज़रब तकसीम कर रहे होंगे, यही चीज़, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पे आपको चूँकि सॉफ्टवेयर है तो सॉफ्टवेयर के अंदर आपको मैनुअल करना पड़ता है। यही चीज़ अगर आप एनवी में करेंगे तो मेथड और होगा, लेकिन करना ऐसे ही है। यही चीज़ रडास इमेजिन में करें, ज्योमेट्रिका में करें, बाकी सॉफ्टवेयर्स में करें तो मेथड यही होगा, लेकिन स्टाइल बदल जाएगा। करना आपने कैलकुलेशन ही है। अब वो क्या कह रहा था, फार्मूला सामने रखें, ये वाला नहीं, ये वाला, कि मैंने ये वाला फार्मूला लगाना है। बैंड 5 को माइनस करना है बैंड 4 से, और बैंड 5 को प्लस कर देना है बैंड 4 में, तो रेशो आ जाएगी। एक बात याद रखिएगा, यहाँ पे आपके जो जो ब्रैकेट्स उसने दी हैं एज इट इज फार्मूला आपने लगाना है, ब्रैकेट भी आएंगे। तो यहाँ पे ये ब्रैकेट दी हुई है, ब्रैकेट डालें, और यहाँ पे बैंड 5 पूरा डबल क्लिक करेंगे तो नीचे ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। और इधर वो कहता है माइनस करना है, माइनस का निशान भी दिया हुआ है, और वो कहता है बैंड 4 डबल क्लिक करूँगा तो नीचे आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आप ब्रैकेट कर दें बंद, ये आपकी ब्रैकेट बंद हो गई। अब वो कहता है डिवाइड करो, तो ये डिवाइड का निशान है, इधर आप डिवाइड करें। ये फार्मूला माइनस में नहीं जाएगा, अगले लाइन में वो प्लस में जा रहा है, तो प्लस कर दें बैंड 5, बल्कि ब्रैकेट आएगी। हाँ, ये चीज़ें ज़हन में रखनी है, ब्रैकेट, और उसके बाद प्लस, फिर बैंड 4, फिर ब्रैकेट बंद, ठीक है। अब आपका ये फार्मूला तैयार हो गया। उसने बैंड्स को ज़रब तकसीम किया है फार्मूले के हिसाब से। बैंड का नाम छोटा रख लें, लंबा कर लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं तो एज इट इज़ यूज़ कर रहा हूँ जो उसमें पड़ा हुआ है। आप चाहें तो रीनेमिंग करके बैंड का नाम खाली B4 B5 भी कर सकते हैं, तो वो करेंगे तो बैंड छोटे हो जाएंगे नाम के। ये खैर वैसे बड़े नज़र आ रहे हैं। अब ये बन गया। अब मैं कहता हूँ इसका आउटपुट रिजल्ट मुझे दें। अब मैं कहता हूँ कि मुझे इधर सेव कर दो। मैं कहता हूँ मुझे यार NDVI लिख देता हूँ, NDVI, ठीक है। रास्टर डाटा सेट अवेलेबल है। एहतियातन मैं .tif का फंक्शन भी यूज़ कर लेता हूँ। बाज़ दफ़ा एरर देता है, बाज़ दफ़ा वो कर देता है, तो ये आपका नाम आ गया, ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि चला के देखते हैं। अगर फ़र्ज़ करें ये एरर आया तो रिज़ल्ट हमारा नहीं आएगा या ख़राब आएगा। वैल्यूज़ -1 से 1 के बीच में नहीं आएंगी, चेंज आएंगी, या ये सिस्टम एरर दे देगा कि यार ये नहीं कैलकुलेट हुआ। उसमें हमारी गलती क्या होगी? सिंटैक्स की गलती होगी। यहाँ पे हमें थोड़ी सी चेंजेस करनी पड़ेगी फार्मूले के अंदर, क्योंकि हर एक सॉफ्टवेयर के अंदर ये जो फार्मूला आपने नेट पे देखा ना, ये तो जनरल फार्मूला है। ये तो नहीं कहा कि RDS में कैसे लिखना है, ये ओवरऑल फार्मूला है। सॉफ्टवेयर इसको किस तरह से उठाएगा, ये आपका टेस्ट रन होता है। एक दफ़ा चेक करें, अगर उठा लिया, नहीं तो इसका स्टाइल चेंज करें, क्योंकि जैसे जैसे आप इसके वर्जन्स चेंज करते हैं ना, 9.2 में करते थे तो और तरीके से करते थे, 10.3 में किया और तरीके से किया, 10.8 में जब करना शुरू किया तो वो तरीका पीछे से बदल दिया। पीछे से जो VB लैंग्वेज और पाइथन लैंग्वेज चल रही है उसके अंदर वो सेटिंग चेंज कर देते हैं। आप सिंपल फार्मूला लिखते हैं, आगे से वो एरर आता है, बंदा सिर फाड़ के बैठता है, यार मैंने तो फार्मूला सही लगाया है, क्यों नहीं रिजल्ट आया? क्यों नहीं आया? इसके सिंटैक्स की एक्सेप्टेंस चेंज हो चुकी है पीछे से। तो इसमें परेशान नहीं होना। अगर रिजल्ट आ जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं आता तो यहाँ पे हमें चेंजेस थोड़ी सी सिंटैक्स की करनी पड़ेंगी। फंक्शन को इसी तरह लिखेंगे, लेकिन उसके अंदर ब्रैकेट्स वगैरह ऐड करनी पड़ेगी। देखते हैं क्या कहता है। इसको भी क्लोज कर देता कि हमें मैसेज मिल जाए, क्योंकि ये गलतियाँ आप करेंगे, घर जाके जब आप करेंगे आपसे नहीं होगा। आप कहेंगे यार ये क्या, मैंने तो सही फार्मूला लगाया था, तो फिर आपका सिंटैक्स जो होगा ना थोड़ा सा गड़बड़ करेगा। ये कोई मुश्किल चीज़ें नहीं, मेरा ख्याल है आसान चीज़ें बता रहा हूँ। अभी तो स्टार्ट हुआ है, असल तो एनालिसिस अब करने शुरू किए। अच्छा, अब देखते हैं इसने किया है कि गलत किया है। मुझे लगता है गलत बना है, सही नहीं बना। ये देखो 0 और 1 कर दिया है, ये सही नहीं बना। इसका मतलब है सॉफ्टवेयर ने नहीं पकड़ा, दोबारा पकड़ा। अच्छा, अब इसका तरीका ये है कि हमने करना है, फार्मूला यही है, चूँकि एक और ऑप्शन होती है कि आपका अगर रिजल्ट सही नहीं आया तो चूँकि इसके अंदर डेसिमल वैल्यूज़ हैं, ठीक है ना, तो आप फ्लोट का लफ्ज़ यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे होता है एक फ्लोट, ये फ्लोट करें, ठीक है। और इसके बाद आप करें बैंड 5,
माइनस बैंड 4, ठीक है। ये फ्लोट का मतलब है कि ये डेसिमल वैल्यूज़ को भी पकड़ेगा। इसके बाद डिवाइड करें, फिर फ्लोट, और इसके अलावा फिर बैंड 5 प्लस बैंड 4, ठीक है। अब हम एक और काम करेंगे, हम डॉट टिफ की एक्सटेंशन यूज़ नहीं करेंगे, हम सिंपल MDVI लिखेंगे। मैं DVI 2 लिख देता हूँ, चलो सेव करें, ओके करें। जब आप QGS यूज़ करेंगे तो उसका भी अलग तरीका होता है, उसमें भी इसी तरह वो आपसे ऑप्शंस पूछता है, सिंटैक्स सेट करता है, बार बार ट्राई एंड हिट एंड ट्राई रन होती है। एक करेंगे तो इस तरह करेगा, दूसरी चीज़ें करेंगे तो फिर ये देखें, अब मेरा रिजल्ट आ गया है। ये देखें, इसको बाकी सारी मैं ऑफ कर देता हूँ। अब आपने तरीका समझ लिया मैंने कैसी सेटिंग की है। फ्लोट की लफ्ज़ यूज़ किया है, फ्लोट किया उसको, और उसके बाद मैंने डॉट टिफ की एक्सटेंशन भी ख़त्म कर दी थी। इसको बंद कर देता हूँ। ये देखें रिजल्ट देखें, लो -0.22 से लेकर 0.52 तक, इट मीन्स के -1 और 1 के बीच में वैल्यू आ रही है। इसका मतलब मेरा रिजल्ट ठीक है। ये जो उसने NDVI कैलकुलेट किया है, अब इसको बेशक आपको कलर असाइन कर दें। अच्छा, आप इसकी क्लासेस भी बना सकते हैं। आप इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाएं, प्रॉपर्टीज़ में जाके आप इसकी क्लासेस बना लें। ज़्यादातर 5 या 6 क्लासेस होती हैं, आप 10 भी बना सकते हैं, 10 वाला भी डाटा चल जाता है। यहाँ पे आइए, क्लासीफाइड में आएँ, इसको यस करें तो वो इसी की रेंज की जो एक वैल्यू होती है, इसकी डिफरेंट क्लासेस के बारे में पूछेगा। ये देखें, कहता है 5 क्लासेस बनाना चाहते हैं, मैं कहता हूँ चलो 5 बना दो। इसमें जो ज़्यादा ग्रीन होगा उसको मैं ग्रीन कर देता हूँ, जो रेड होगा इसको मैं फ्लिप करता हूँ, जो बैरन लैंड होगी ना वो रेड में शो होगी, जो ग्रीनरी होगी वो ग्रीन में शो होगी, ठीक है। ये मैंने कलर्स को फ्लिप किया यहाँ से कि मुझे कलर्स इस तरह से होने चाहिए कि मुझे नेचुरल लुक नज़र आए। तो ग्रीन वाला जो होगा, ये 0.52 तक की जो रेंज की वेजिटेशन होगी वो आपकी ग्रीन हो जाएगी। जो ये खाली एरिया होगा ये माइनस में, जहाँ पे बैरन लैंड होगी, बंजर इलाका कह लो, जहाँ पे सब्ज़ा नहीं है सिंपल वर्ड्स में, तो वो आपको माइनस में या 0 से नीचे नज़र आएगा। क्लासेस में बना रहा हूँ 5, इसको मैं कर देता हूँ ओके। ये देखें, अब यहाँ पे वाटर को भी इसने ग्रीनरी, चूँकि हमारे पास नहीं है तो उसने बैरन लैंड ही कंसिडर किया है, हालांकि वाटर है। तो यहाँ पे जहाँ पे ग्रीनरी है वहाँ पे उसने ग्रीन कर दिया है, जहाँ पे ग्रीनरी नहीं नज़र आई उसको कैलकुलेशन के अंदर वो उसने रेड या येलो कर दिया है। अब यहाँ पे एक बार ज़हन में रखिएगा कि 0.2 या 0.3 से ऊपर जितनी भी वैल्यूज़ होती हैं वो हाईएस्ट की रैंकिंग में चली जाती हैं। अगर तो कोई जंगल है, पूरा एक ग्रीनरी है, मैदान है, फिर तो वो 0.9 0.8 तक भी डाटा रिजल्ट आता है। अगर नॉर्मल एरिया है तो फिर वो 0.5 0.6 0.4 तक रहता है। तो 0.2 से ऑनवर्ड या 0.3 से ऑनवर्ड जितनी भी वैल्यूज़ होंगी वो हाई लेवल पे जाएंगी। यानी वो वाले एरियाज़ जहाँ पे रिजल्टेड वैल्यू आखिरी ग्रीन वाली आ रही है, समझ लो डार्क ग्रीन वाली, ये हमारे पास ज़्यादा लशी एरियाज़ हैं। अगर आप इसकी वो बनाएं ना, कोई शेप फाइल लेके लोकेशन ढूंढें, तो आपको ये वो वेजिटेशन में या तो ये मैदान मिलेंगे आपको, ये जो पार्क्स वगैरह बने हुए हैं, या जहाँ पे आपके दरख्त वगैरह लगे हुए हैं, ग्रीनरी जहाँ पे है, इस सीन के हिसाब से यहाँ पे ग्रीनरी ज़्यादा है। और जो आपके 0 से नीचे वाले एरियाज़ हैं, माइनस में चले जाते हैं, वो सारी आपकी रफ लैंड है, या वहाँ पे पानी है, या कोई और जगह है वहाँ पे ग्रीनरी नहीं है, ठीक है। तो जब आपने इसको कैलकुलेट करना होता है, तब आपने जब उसकी रिपोर्ट लिखनी होती है तो इसी तरह लिखनी होती है। रूल्स ये कहते हैं कि 0.2 0.3 NDVI की जो वैल्यूज़ हैं उससे ऑनवर्ड ग्रीनरी ज़्यादा है, और 0 पॉइंट से नीचे माइनस में जितने भी एरियाज़ हैं वहाँ पे ग्रीनरी ना होने के बराबर है, या वो बैरन लैंड है। यही फार्मूला आपका NDWI में लगता है। इसी तरह बैंड चेंज करते हैं आप उसके हिसाब से, तो NDW लिखेंगे तो वो बैंड सेटिंग चेंज कर देगा। उसमें शायद बैंड नंबर 2 यूज़ होता है, ब्लू वाला, क्योंकि वाटर है ना, तो ब्लू वाला शायद यूज़ होता है। और इस तरह आपके पास वो वाटर की कंफर्मेशन आती है। वाटर यहाँ पे भी नज़र आ रहा है, लेकिन वो सिर्फ वाटर को हाईलाइट करेगा। वाटर पैनल चैनल जो कहाँ पे है, चाहे वो बारिश का पानी हो, चाहे आपके वो ये रिवर्स का पानी हो, नाले हों, या डैम वगैरह हो, लेक्स हों, या छप्पड़ वगैरह हो, कुछ भी हो, तालाब हो, कुछ भी हो, पानी वहाँ पे हाईलाइट होगा।
एक इसी तरह GIS की रिसर्च हमने की थी कि जितने भी आपके वाटर चैनल्स हैं, ठीक है, वो और जो डेंगू के केसेस हैं, डेंगू का ताल्लुक पानी से है ना, इसका रिलेशनशिप रिमोट सेंसिंग से कैसे हो सकता है। आप NDWA कैलकुलेट करें उन डेट्स पे करें जिन डेट्स पे डेंगू के रिज़ल्ट आपने लिए हुए हैं, या उन लोकेशंस पे आएँ जहाँ पे डेंगू के रिजल्ट्स पेशेंट्स ज़्यादा नज़र आए हैं किसी भी मोहल्ले में, किसी भी इलाके में, और वहाँ की उन डेट्स की मानसून की वाटर क्वालिटी के ऊपर चेक करें कि वहाँ पे पानी था और कितना था। अगर वो डेंगू के केसेस उसके करीब आ रहे हैं रेडियस में और पानी का पैचेस भी नज़र आते हैं, इसका मतलब है कि पानी का ताल्लुक आपका डेंगू से है। जहाँ जहाँ पे पानी इकट्ठा हुआ था, बेशक अब तो खैर ये रफ रेजोल्यूशन है ना, हाई रेजोल्यूशन वाला गरीब में जो, तो वहाँ पे अगर आपको पॉन्ड्स नज़र आ रहे हैं, पानी बारिश का खड़ा हुआ, नदी नाले या छप्पड़ बने हुए हैं, और उसी एरिया के इर्द गिर्द डेंगू के केसेस भी ज़्यादा हैं, इसका मतलब है कि उसी पानी से डेंगू फैला है। इस तरह से आप मेडिकल ज्योग्राफी के अंदर काम करते हैं। रिमोट सेंसिंग की कोई ना कोई टेक्निक लगती है, साथ में मेडिकल की पेशेंट्स का रिजल्ट होता है, और वो आपको रिलेशनशिप दिखाता है कि हाँ ये मैच करती हैं चीज़ें। क्योंकि वैसे तो रिमोट सेंसिंग ने मेडिकल ज्योग्राफी में कुछ भी नहीं करना, वो आपको जस्ट रिलेशनशिप निकाल के देगा, यार ये चीज़ इस तरह से रिलेट कर रही है। तो डेंगू को अगर आप चेक करना चाहते हैं तो मानसून के इमेजेस ले लें अपने एरिया के, और डेंगू के पेशेंट्स का एड्रेस पता होना चाहिए कहाँ से आया है, जिस एड्रेस का हो उस मोहल्ले को हाईलाइट कर लें। फिर देखें कि आपके पास वो वाटर आता है नज़र बारिश का कि नहीं नज़र आता, जगह जगह पे इस तरह से। ये तो खैर ग्रीनरी है ना, वाटर भी इसी तरह से निकल आएगा, लेकिन रेजोल्यूशन आप फिर अच्छी वाली यूज़ करें, कम से कम सेंटिनल का डाटा हो 10 मीटर। तो आप उन एरियाज़ को पिन पॉइंट कर सकते हैं कि ये आपके हॉट स्पॉट के एरियाज़ हैं जहाँ पे डेंगू के केसेस बहुत ज़्यादा आते हैं, इनको कंट्रोल किया जाए। ये है आपकी GIS रिमोट सेंसिंग की एप्लीकेशंस, कि आपने प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए चीज़ों को कैसे प्रोसेस करना है। इसी तरह जैसे अभी ये मैंने कैलकुलेट किया है ना, NDVI निकल आई है। अगर मैं कहूँ कि मुझे सिर्फ ये ग्रीन एरिया चाहिए, तो इसको मैं क्या करूँगा, ये अब आई है रास्टर में, इसको मैं वेक्टर में कन्वर्ट कर लूँगा। अब वेक्टर में कन्वर्ट करूँगा तो मेरे पास ये पूरे पॉलीगन्स बन जाएंगे। जब ये पॉलीगन्स बन जाएंगे तो मैं इनको सेपरेट निकाल लूँगा, सेपरेट कर दूँगा। जब मैं सेपरेट करूँगा तो क्या करूँगा, इसको मैं अलग निकाल लूँगा और इनका एरिया कैलकुलेट कर लूँगा। एरिया कैसे कैलकुलेट हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास तो पीछे लैटलों की वैल्यूज़ लगी हुई है ना, ग्रिड बना हुआ है, ये मुझे एरिया भी कैलकुलेट करके दे देगा कि ग्रीनरी जो आपकी इस सीन के अंदर आ रही है वो कितने किलोमीटर तक का एरिया बनता है या कितने स्क्वायर मीटर तक का एरिया बनता है। ये फिर आगे फर्दर स्टेप्स हैं एरिया कैलकुलेशन के। इस तरह जब आप बिल्टअप एरिया करते हैं ना, देखिए अब बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, लोग अर्बन स्प्रॉल्स पे स्टडी करते हैं। अर्बन स्प्रॉल्स का मतलब है अर्बन एक्सपेंशन, जो सोसाइटियाँ बन रही हैं, आबादी किस तरफ को फैल रही है और कितनी फैल रही है और कितना एरिया कवर कर लिया है। NDVI, NDWI, NDBI, ये 3 इंडिसेस को लेके लोग पूरा थीसिस कर लेते हैं। उसमें वो एरिया कैलकुलेट करते हैं, इसमें वो अर्बन एक्सपेंशन को देखते हैं, NDBI की मदद से सेटलमेंट्स निकल आती हैं। वो जब सेटलमेंट्स निकलती हैं तो आप उसके फर्दर टाइम सीरीज़ के एनालिसिस करते हैं, यानी 1990 से डाटा उठाएंगे या 80 से डाटा उठाएंगे, 2023-24 तक का डाटा करते जाएंगे, 5-5 साल का, 10-10 साल का। उसमें वो जो चेंज होगा ना एनालिसिस के साथ, वो नज़र आएगा बाकायदा। रेड कलर का जो बिल्डअप एरिया होगा वो आहिस्ता आहिस्ता फैलता हुआ नज़र आएगा। लाहौर में बहुत सारा काम इस तरह से लोगों ने किया, और उसको फिर वो वेजिटेशन से रिवर्सल वे में देखेंगे कि जब आबादी बढ़नी शुरू हुई है, एक्सपेंशन हुई है, तो वेजिटेशन का ग्राफ नीचे जाता जा रहा है, यानी इन्होंने जगह काट दी ना सारी। तो आपकी गवर्नमेंट एजेंसियां झूठ बोल सकती हैं कि हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है। जब आप एनालिसिस रिमोट सेंसिंग से करते हैं तो वो रिजल्ट सही देगा, अगर आपने एनालिसिस सही की है। तो लोगों के थीसिस मैंने देखे हैं कि उन्होंने अर्बन एक्सपेंशन पे सिर्फ NDBI, NDVI और NDWI से भी पूरे थीसिस किए हैं। ये 3 इंडिसेस हैं। डाटा कौन सा है, लैंडसैट का, क्योंकि वो लंबा टाइम सीरीज है। लैंडसैट का डाटा पकड़ा, एक सिटी पकड़ा, इस्लामाबाद, पिंडी, इनका भी काम यही है अर्बन एक्सपेंशन के ऊपर, अर्बन इकोलॉजी के ऊपर। ये आतिफ साहब का, इन्होंने भी लैंडसैट डाटा इसी तरह काम किया। NDBI लगाई, NDWI लगाई और जनाब कैलकुलेशंस कर ली, साथ में सर्वे कर लिया, लोगों से परसेप्शंस ले ली, उसके एनालिसिस ज़्यादा कर लिए। तो जो दूसरे डिसिप्लिन्स के लोग हैं वो हमारी डिसिप्लिन में जब घुसते हैं, इसके आगे उनकी बस हो जाती है। या वो क्लासिफिकेशन करते हैं या वो करते हैं आपकी ये इंडिसेस, बस ये 2 चीज़ें करते हैं, इन्हीं पे पूरा थीसिस करके दे देते हैं। लेकिन अगर आप इसमें मज़ीद आगे बढ़ते हैं तो इसके अंदर फिर फर्दर कहानियाँ, इसके फर्दर एनालिसिस भी होंगे।
जैसे फ्लड है, फ्लड का अगर कोई डाटा आता है आपके पास, 2014-15 में बहुत फ्लड आया था, 2011-12 में आया था, वो डाटा सेट्स यहाँ पे अवेलेबल होंगे ना, पुराने डाटा सेट्स हैं, वो एरिया आप देख लें, आपके एरिया में अगर कोई फ्लड आया था उसका डाटा निकाल लें, फ्लड एनालिसिस करके आप रिपोर्ट बना सकते हैं कि यार ये फ्लड आया था, उसका एरिया इतना बना था, इतने किलोमीटर का एरिया कवर हुआ था और ये हमारा डैमेज है। उसके नीचे की आबादी, नीचे की फसलें, नीचे का एरिया, रोड नेटवर्क, ब्रिजेस, जो कुछ भी था उसको हाईलाइट करें और उसको रिपोर्ट जमा कराएं जी ये इतनी डैमेज हुआ था। या अगर करंट कोई हैज़र्ड आता है, उस हैज़र्ड को भी इसी तरह आप इंडिसेस की मदद से डील कर सकते हैं। ये वो मोटी मोटी एप्लीकेशंस हैं जो मैंने आपको इंडिसेस की बताई हैं कि इंडेक्स की एप्लीकेशन जो है आप कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। इसी तरह जो ग्लेशियर्स पे काम करते हैं लोग, ग्लेशियर्स पे काम करने वाला सबसे पहले NDSI यूज़ करता है, वो जो आपकी है स्नो इंडेक्स। यही फार्मूला इसी तरह बनता है, इसी तरह इमेजेस के ऊपर लगेगा, लेकिन वो एरिया आपका ग्लेशियर्स वाला होगा, नॉर्दर्न एरिया। वहाँ पे आप जाके आपको ये पता होना चाहिए कि सियाचिन ग्लेशियर कहाँ पे है, उसकी लैटलॉन्ग की लोकेशन लें, उधर से डाटा डाउनलोड करें ग्लेशियर्स का, उसके इमेजेस आ जाएंगे, बेशक सेंटिनल के करें या लैंडसैट के करें, उसके ऊपर NDSI लगाएं और ग्लेशियर्स को सेपरेट करते जाएं, आपका वो ग्लेशियर का डाटा बन जाएगा। तो ग्लेशियर आपका सेपरेट निकल आएगा। फिर उस ग्लेशियर का एरिया, उस ग्लेशियर के ऊपर जो फर्दर कहानी लिखनी है वो फिर टाइम सीरीज़ के डाटे पे होगी कि पहले ग्लेशियर बहुत बड़ा था, अब ग्लेशियर छोटा होना शुरू हो गया, इसका मतलब ग्लेशियर पिघल रहा है और ग्लेशियर में से नदी नाले निकल रहे हैं, वो सारे उसके अंदर नज़र आ रहे होते हैं। तो NDSI जब आप करेंगे ना, तो मैंने एक करके रखा हुआ है, मैंने एक सियाचिन ग्लेशियर पे काम किया था, वो मैं आपको दिखाऊंगा वो कैसे करते हैं। वो पूरा उसका बाकायदा मैंने 3D बनाया हुआ, उसके अंदर मैंने सिंपल को 3D में एक्सट्रूड किया था, और उसके लिए आपके पास डैम होना चाहिए जो ऑलरेडी आपके पास है, तो वो भी लिख के रखे हमने, 3D में भी काम करने के पास। और कुछ नहीं करना तो कम से कम ये ग्लेशियर्स वाला काम 3D में करेंगे, तो मुश्किल नहीं, आसान है। डैम आपके पास है, आपको सिर्फ डैम चाहिए अपने नॉर्दर्न एरिया का। अगर आप अच्छी मेहनत करें ना, गूगल अर्थ प्रो से जाएं, वहाँ पे सियाचिन ग्लेशियर या कोई भी आपका बालतोरो ग्लेशियर है, ब्याफो ग्लेशियर है, किसी भी ग्लेशियर की लोकेशन ले आए मेरे पास, उसमें से देख के कि ये ग्लेशियर है, वो लिखा भी होता है उन्होंने कि ग्लेशियर है, उसकी लैटलॉन्ग की लोकेशन मुझे दिखा दें बस। वो लैटलॉन्ग की लोकेशन हम इसको देंगे, पूरा सीन आ जाएगा उसके अंदर, उसको आप हाईलाइट कर सकते हैं। वो मैं आपको कल दिखाऊंगा ग्लेशियर मैंने कैसे बनाया था, उसके अंदर वो सारा 3D में नज़र भी आ रहा है। जब आप ग्लेशियर्स पे काम करते हैं ना, तो फिर स्नो और ग्लेशियर को अलग-अलग करना पड़ता है, स्नो क्यूमुलेटेड एरियाज़ और ग्लेशियर, तो वो सैटेलाइट आपको रिकॉर्ड करके देगी। लेकिन वो अगर आप सेंटिनल पे काम करें ज़्यादा अच्छा है, वो मैंने लैंडसैट पे किया, तो सेंटिनल पे तो और अच्छे रिजल्ट आएंगे। 10 मीटर होगा, तो कोशिश करें कि आपने अगर सेंटिनल पे काम करना है तो जो मैं ट्रिक्स आपको यहाँ पे बता रहा हूँ हर चीज़ करने की, लैंडसैट पे ना कीजिएगा, सेंटिनल के डाटे पे सारे रिजल्ट बनाए इस दफ़ा। लास्ट टाइम मैंने क्लास को लैंडसैट पे बनाया था, सेंटिनल नहीं करवाया था, लंबा काम था, टाइम भी नहीं था, तो मेरे पास डाटा सेट पड़ा हुआ था, मैंने उसी पे करवा दिया। एक सेंटिनल का ले आए या 2 ले आए, एक नॉर्दर्न एरिया का ले आए इमेज, और एक आप इस्लामाबाद पिंडीक वाली साइड का ले आए, उसी पे सारे कॉपी आपकी बन जाएगी। ठीक हो गया। ये चीज़ें आपको अभी मैंने लिखवा दी हैं, तो आपने ज़हन में रखनी, ये हमने इसी मंथ में ख़त्म करनी है सारी चीज़ें। 6 क्लासेज है ना अभी आपकी पड़ी हुई, थेरी भी चलेगी मोड सेंसिंग के साथ साथ, 3 क्लासेज और हैं, 5 और हैं, तो उसमें हमने ये चीज़ें भी करनी है। इंडिसेस मैंने आपको इन्हीं क्लासेज में ख़त्म करवानी है, और इंडिसेस करने में कितना टाइम लगा है, 2-3 मिनट लगे होंगे। एक दफ़ा हमने गलत बनाई है, फार्मूला नोट कर लिया आपने कैसे लिखना है, उसको बनाया तो अपना रिजल्ट आ गया, उसी फार्मूले पे आपने बाकी इंडेक्सेस भी अप्लाई कर देनी है। अब आपने करना क्या है, सेंटिनल का डाटा नहीं डाउनलोड होता कोई मसला नहीं है, लैंडसैट का करके प्रैक्टिस करें, NDWI की प्रैक्टिस करें, NDSI नहीं होगा, चले NDVI और NDWI, ये 2 प्रैक्टिस करनी है आपने। और अगर सावी का फार्मूला देखना है तो सावी का फार्मूला भी इसी तरह का है। कोई चीज़ समझ नहीं आती तो यहाँ पे गूगल में आए, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देखें मैंने NDVI लिखा था ना, मैं यहाँ पे NDWI लिख देता हूँ, तो NDWI का फार्मूला ये आ गया। बैंड नंबर 3 और बैंड नंबर 5 को करना है तो आपका वाटर निकल आएगा, ठीक है। और उसके बाद मैं कहता हूँ अगला निकालो, NDSI, बल्कि SI भी कर लो बेशक, ये आपका स्नो इंडेक्स है, ये देखें ये आपकी स्नो निकल रही है इसके अंदर से, ग्रीन और SVIR और SVIR ये वही है, ठीक है ना, NDSI।
अगली मैंने क्या कहा था, NDBI, बिल्टअप एरिया। ये बिल्टअप एरिया आ गया। बैंड 6 और 5, ये छोटा सा फार्मूला है, ठीक है ना, ये आ गया। अगला मैंने सावी कहा था, वो भी देख लेते हैं उसका फार्मूला क्या है। सावी का फार्मूला ये है, ये आपने एज इट इज लिखना है। बैंड 5 माइनस बैंड 4 डिवाइडेड बाय बैंड 5 प्लस बैंड 4 प्लस 0.5, ब्रैकेट बंद करें, ज़रब दें 1.5 से, ठीक है ना। ये फार्मूला थोड़ा लंबा है, लेकिन एज इट इज लिखेंगे। फ्लोट लिखेंगे, इधर भी फ्लोट लिखेंगे, ठीक है ना। इधर फ्लोट नहीं लिखेंगे, ये यहाँ पे फ्लोट नहीं आएगा। फ्लोट सिर्फ जहाँ पे बैंड का नाम लिखना है वहाँ पे आएगा। फ्लोट ब्रैकेट आगे बैंड्स, फिर ज़रा 1.5, इधर पीछे फ्लोट ब्रैकेट आगे, फिर उसके सारी कहानी। अगर आप ये अंडरस्टैंडिंग हो गई कि आपने कैसे करना है राशनल कैलकुलेटर में, आपके लिए तो ये आसान है। एक ही दिन में सारी इंडिसेस बन सकती हैं, आराम से बैठ के कर सकते हैं। नहीं समझ आती, प्रैक्टिकल देखना है, यूट्यूब पे जाके एक दफ़ा चेक कर लो। यूट्यूब पे बड़ी वीडियोस मिल जाएंगी, लिखो NDBI फॉर लैंडसैट 8, बहुत सारी वीडियो लोगों ने कर करके रखी होगी, वो देख लेना एकदम कैसे करनी है। और ये भी साथ लिखना ArcGIS 10.8, वरना वो किसी और सॉफ्टवेयर में खोल देगा। ये है आपकी वो असल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। जब आप इन फ्यूचर किसी यूनिवर्सिटी में या किसी काम में जाएंगे तो आपसे इस तरह का वो काम करना, करो जी बैठ के, या हमें चाहिए इस तरह। ये जब आप इंडिसेस कर लेंगे तो अगला टारगेट हमारा क्लासिफिकेशन का होगा। जब ये आप, अगर आप मुझे कल तक या परसों तक ये करके दे देते हैं कि सर जी इंडिसेस हो गई हैं, और मुझे दिखा भी दें इधर, ठीक है ना, बेशक उसकी स्क्रीनशॉट दिखा दें मुझे, और आपको खुद भी पता चल जाएगा जब रिजल्ट -1 और 1 के बीच में आया। अगर नहीं आता, जैसे हमारा आया था 0-1 आ गया था, तो मैंने क्रॉस कर दिया था, वो रिजल्ट सही नहीं है। -1 और 1 के बीच में अगर रिजल्ट आ रहे हैं तो आपका रिजल्ट ऑटोमेटिक ठीक है। अच्छा, अब अगली जो आखिरी कहानी है जो छोटी सी रह गई है वो ये है कि अब मैंने NDBI को क्लिप करना है। बाकी फार्मूला मैं रिजल्ट के ऊपर लगा देता हूँ। ये मेरे पास इस्लामाबाद का एरिया था, ठीक है, ऑलरेडी मेरे पास इधर में शायद मैंने क्लिप करके रखा भी था, ये पड़ा हुआ है, ठीक है, ये मैंने किसी ज़माने में करके रखा था। और ये मेरे पास इस्लामाबाद का एरिया आ गया, ये देखो। अब मैं कहता हूँ कि अच्छा यार मुझे ना कैटलॉग नहीं, यार कैटलॉग नहीं चाहिए। अब सर्च बार किधर गई है, फिर गायब हो गई। अच्छा ये आ गई। मैं कहता हूँ यार मुझे मास्क ही कर दो, चलो मास्क लिखता हूँ, और मैं कहता हूँ कि ये आ गया जी एक्सट्रैक्ट बाय मास्क। ये फंक्शन ऑलरेडी आपको पता है। इसमें जो मेरे पास NDBI आई है ये, और फीचर मास्क इस्लामाबाद, ठीक है। अब ये क्लिप करने जा रहा है इसको, और यानी मास्क करने जा रहा है। इधर मैं लिख देता हूँ NDBI_ISB, ठीक है। .tif लिखना है तो लिख दें, एहतियातन नहीं लिखना तो ना लिखें, ऐसे ना लिखें, वो फिर एरर देते हैं। सेव करें और इसको मैं एक्सपोर्ट कर देता हूँ, ठीक है। ये सक्सीडेड, उसने क्लिप, यहाँ पे क्लिप करना था, कुछ भी नहीं था, इसने काट दिया। अब मेरे पास यहाँ पे हो गई कहानी ख़त्म। इसको मैं बंद कर देता हूँ, और ये मेरे पास सिर्फ़ और सिर्फ इस्लामाबाद आ गया। इसको मैं बंद कर देता हूँ, ये देखिए। अब मेरे पास NDBI जो है ये सिर्फ इस्लामाबाद का एरिया क्लिप हो गया। इसके अंदर वैल्यूज़ देखें, -0.11 से लेकर 0.46 तक है। इसका मतलब मेरा रिज़ल्ट ठीक है। बड़े एरिया में से हमने छोटा एरिया निकालना है, तो मैं टाइम वेस्ट नहीं करता, मैं पहले कैलकुलेशंस कर लेता हूँ सारी, बाद में जो जो एरिया मुझे क्लिप करना होगा मैं वो डालता जाऊँगा, वो निकलता जाएगा। हमें चाहिए रिज़ल्ट, तो रिज़ल्ट मेरे पास आ चुका है, और रिज़ल्ट की वैल्यूज़ भी ठीक हैं। आप इसको कोई भी कलर दे दें, क्लासेस दे दें, कुछ भी कर दें, आपका वो रिज़ल्ट इसके अंदर आ जाएगा। ये देखें, ठीक है ना। हाईएस्ट को ग्रीन दिया हुआ है, लोवेस्ट को रेड और येलो दिया हुआ है। ये आपका पहाड़ों के साथ साथ वैसे ही जंगल बना हुआ है वहाँ पे, तो ये उसने बता दिया कि यहाँ पे आपके पास ग्रीनरी ज़्यादा है। ये सेक्टर हैं, सेक्टर ऑलरेडी आपके ग्रीन नहीं है। यहाँ पे जो पार्क्स वगैरह बने हुए हैं ये आपको ग्रीन नज़र आ रहे हैं, वेजिटेशन कवर आपको यहाँ पे ग्रीन नज़र आ रहे हैं, सिर्फ इस्लामाबाद, ठीक है। तो यहाँ पे आपने इस तरह से रिजल्ट को क्लिप कर लेना है। मास्क कर लें, क्लिप ना करें, मास्क कर लें, क्योंकि 30 मीटर है ना। बल्कि 30 मीटर छोड़ो, आपने तो सेंटिनल पे करना है, वो तो 10 मीटर होगा, वो आप आराम से मास्क करके उसको रख लें। जब आप मास्क करेंगे ना, ये सारा कुछ इस तरह से सपोज मैंने कर लिया, उसके बाद आपने यहाँ पे आके बाकी की मैपिंग करनी है। ये अब फ्रेम में आ जाएगा। अब आपके पास NDBI तैयार है, ठीक है। आपने इसको एडजस्ट कर लेना है। इसको मैं पकड़ के थोड़ा इधर एडजस्ट कर लेता हूँ। मैं कहता हूँ कि यार इसको पकड़ के ऐसे एडजस्ट करो,
थोड़ा सा मैं जूम इन कर लेता हूँ ताकि मुझे ना स्क्रीन थोड़ी सी फुल नज़र आए। ये थोड़ा सा इसको बेशक मैं जो भी एडजस्टमेंट आपने करनी है बस लगे रहो, बैठे सेटिंग वगैरह करते रहो। थोड़ा सा इसको खोल लो, इधर से और ऊपर वाइड कर दो, तो आपके पास ये जो बाउंड्री होगी ना ये थोड़ी सी क्लियर हो जाएगी। तो इसके बाद आपने क्या करना है, आपने फर्दर मैप के एलिमेंट्स लगाने हैं, टाइटल लगाना है, नॉर्थ लगाना है, लेजेंड लगाना है, हर चीज़ लगानी नीचे बनती जाएगी, स्केल लगाना है और आपने इसको JPEG में एक्सपोर्ट कर लेना है। बस हर इंडेक्स को जब आप बनाएंगे, बेशक आप लाहौर पे बनाएं, इस्लामाबाद पे बनाएं, अपने एरिया पे बनाएं, नॉर्दर्न एरिया कुछ भी बनाएं, आपने हर एक को इंडिविजुअली एक्सपोर्ट करते जाना है JPEG में। फाइनल रिजल्ट वो आपकी कॉपी में भी लगेगा और वही आपका काम है और वही आपका सैम्पल वर्क भी है ना, जब आपने किसी को दिखाना है देखो मैंने काम किया हो। लेकिन मेरी सजेशन रिकमेंडेशन है कि लैंडस्केप पे ना करो, सेंटिनल पे करो। सेंटिनल के डाटे का मसला कल सोल्व करेंगे, तब तक ये जो इंटरनेट वगैरह का शो ये भी हो जाएगा। और अगर आप लैपटॉप वगैरह लेके आते हैं ना, अगर है तो ज़रा चेक कर लेना कि यहाँ पे ईथरनेट के साथ नेट आ रहा है कि नहीं, तो उसने तो कहा है कि आ रहा है, आप चला सकते हैं। ईथरनेट की केबल लगाओ कंप्यूटर के साथ, साइड पे नेट डाउनलोड करो और उसको जो डाटा रन करो उसको यूज़ करो, जब तक वो सिस्टम नहीं आते दूसरे। पता नहीं वो अभी तो उन्होंने सफाई भी नहीं करवाई। वो तो कह रहा था आज 12 बजे आप ले आए, अब मैंने इनको मैसेज दे दिया था, अब इनकी मर्ज़ी है कब मंगवाते हैं, कल मंगवाते हैं कि आज। ठीक हो गया, समझ आ गई चीज़ों की। ये आपने करना है, 2-3 इंडिसेज जितनी हो सकती हैं घर जाके प्रैक्टिस करो, फाइनल रिजल्ट आप उस पर करोगे।